नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग के 3C। 3C मार्केटिंग या सेलिंग का वो तरीका होता है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये नैतिक तरीकों में से नहीं आता। 4P यानी कि जिसको आमतौर पे हम लोग प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइसिंग और प्रमोशन के नाम से जानते हैं, उसकी तरह 3C भी दरअसल एक एक्रोनिम है और 3 अलग-अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बारे में बात थोड़ी कम होती है। हालांकि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो अपने जूनियर्स को, अपने साथ काम करने वालों को इसके बारे में ट्रेन जरूर कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 3C होता क्या है। तो 3C का जो सबसे पहला C है वो होता है कन्विंस। कन्विंस यानी अपने उत्पाद के बारे में, अपनी सेवा के बारे में या अपने विचारों के बारे में जिसे भी आप बेचने निकले हैं, उसके बारे में आप अपने ग्राहकों को, अपने उपभोक्ताओं को बताते हैं और आप साथ में ये कहते हैं कि ये आपकी समस्या का सबसे आसान हल है या सबसे सुरक्षित तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से आपकी समस्या को यही सुलझा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सेवाओं के बारे में ग्राहक को बताते हैं तो हर बार वो आपकी बात आसानी से मान जाए या आपकी बातों से कन्विंस हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग दूसरा सी इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा सी है करप्ट। करप्ट का मतलब रिश्वत देना या घूस, उत्कोच देना होता है, ये आपको पता है। तो चलिए, ये दूसरा सी भी आपने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरे सी पे। तीसरा सी है कंफ्यूज। जब कन्विंस काम नहीं करता, करप्ट काम नहीं करता, तो हम लोग ग्राहक को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों करते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि भले ही उससे आने वाला रेवेन्यू मेरे पास नहीं आया हो, लेकिन इस तरीके के इस्तेमाल के बाद वो रेवेन्यू मेरे प्रतिद्वंदी के पास भी नहीं जाएगा। इससे उसके पास थोड़ा कम मुनाफा होगा और मुझसे प्रतिद्वंदिता रखने के लिए या मुझसे बेहतर उत्पाद बनाने पर शोध वगैरह करने के लिए या प्रचार करने के लिए उसके पास पैसे थोड़े कम होंगे। तो मुझसे नहीं खरीदा तो किसी और से भी मत खरीदो। अगर बाजार में इसे इस्तेमाल होते हुए देखना है तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप टीवी या रेडियो, अखबारों पे जो भी विज्ञापन देखते हैं वो पहला सी होता है, यानी कि कन्विंस। इसके जरिए आपको बताने की कोशिश की जा रही होती है कि ये उत्पाद ही सबसे अच्छा है। अगर किसी डिओड्रेंट के बारे में बताएंगे तो उसके साथ बताया जाएगा कि इस डिओड्रेंट को लगाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सारी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। आपने देखा होगा, अगर हम लोग डिटर्जेंट पाउडर की बात करेंगे तो उसमें कहा जाता है कि इससे जितने साफ कपड़े होते हैं उतने तो किसी से नहीं होते। दूसरा वाला जब आएगा तो वो कहेगा हाँ, कपड़े तो इससे साफ होते हैं, मगर जो हमारा वाला है ना, इससे कपड़े तो साफ होते ही है, रंग भी नहीं जाता। तो किसी न किसी तरीके से ग्राहक को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही होती है कि ये वाला उत्पाद सबसे अच्छा है। तीसरा तरीका करप्ट, ये भी आप सॉरी दूसरा तरीका करप्ट, इसे भी आप मार्केट में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। मार्केट में जब आप जाते हैं और देखते हैं कि दो डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल एक जैसे, एक ही वजन के, करीब करीब ब्रांड वैल्यू वगैरह भी सेम है, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में होता ये है कि आप देखते हैं कि अच्छा, इस वाले पे एक साबुन की टिकिया फ्री है, तो ये जो टिकिया फ्री वाला कंसेप्ट है, ये रिश्वत है, ये उत्कोच है, ये घूस दी जा रही है ताकि आप ये वाला उत्पाद खरीद लें, दूसरा वाला उत्पाद न खरीदें। ऐसा ही आप बहुत सारे उत्पादों में देखेंगे, किसी पे 100 ग्राम फ्री होता है, किसी पे 500 ml की बोतल पे 600 ml फ्री होता है, या किसी के साथ एक शैशे फ्री है, इस तरह से। तो ये उत्कोच यानी करप्ट वाला मामला था। तीसरा सी भी आपको बाजारों में दिख जाएगा, जिसे हम लोग फ्री मार्केट कहते हैं, जैसे दिल्ली के सरोजनी नगर या फिर दूसरे ऐसे बाजार होते हैं जहाँ पे काफ़ी कम कीमत की चीज़ें मिलती है। उन बाज़ारों में अगर आप जाएं या अपने इलाके की सब्जी मंडी में भी जाएं तो वहाँ भी आपको ये नज़र आ जाएगा, जहाँ पे जो बेचने वाला होता है वो चिल्ला रहा होता है, ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, इस टाइप के डायलॉग ये जो सुनाई देते हैं, ये तीसरा वाला सी है, जिसमें आपके ग्राहक को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही होती है और ये कहा जा रहा होता है कि अगर तुम हमारे पास से नहीं खरीद रहे तो जो दूसरी वाली दुकान में जा रहे हो या दूसरे वाले के पास जा रहे हो खरीदने, वहाँ जो कपड़ा है वो हो सकता है थोड़ा सस्ता हो, मगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्या है। अच्छा, मोबाइल खरीदने आए हैं, मोबाइल की शॉप में तो ये और ज़्यादा होता है। वो किसी भी आदमी को ये कहेंगे कि हाँ, सुना तो है ऑनलाइन इससे सस्ता आता है, लेकिन कई बार वो लोग
ईंट वगैरह भेज देते हैं डब्बे में, सुना है ऐसा। आपने भी अखबार में खबरें पढ़ी तो होंगी ऐसी, नहीं? अब वो ग्राहक कंफ्यूज है। अब वो सोचता है कि कहीं सचमुच उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो डब्बे में ईंट ना आ जाए, या खाली डब्बा ना उसे थमा दिया जाए और पैसे उससे पूरे ले लिए जाए। तो कंफ्यूज है, इसीलिए वो कहीं और से भी नहीं खरीदेगा। हो सकता है बाद में घूम फिर करके उसी दुकान पर वापस आ जाए, अगर नहीं भी आया तो कम से कम ऑनलाइन पर थोड़ा कम भरोसा करते हुए उसे खरीदेगा। या फिर उसे ये समझा दिया जाता है कि हाँ, ऑनलाइन पे चीज़ें सस्ती आती है, क्योंकि वो लोग तो नकली वकली माल बेच देते हैं ना। ओरिजिनल है या नहीं है उसकी गारंटी कौन लेगा? हम तो यहीं बैठे हैं, हम तो सब देख लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो माल लेकर आप मेरे पास आ जाओ, ऑनलाइन में कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? तो इस तरह से ये जो कंफ्यूज वाला मामला होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है कि इस 3C के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए? 3C के बारे में आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में 3C सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चूंकि ये अनैतिक तरीका है और धर्म परिवर्तन भी मुख्यतः अनैतिक तरीकों से ही होता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा 3C का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कोशिश तो ये की जाती है कि आपको कन्विंस किया जाए कि उनका मजहब या उनका रिलीजन सबसे अच्छा है। इस बात के लिए कई जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाएगा कि ये रिलीजन तो प्यार का रिलीजन है, प्रेम के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। या फिर ये कहा जाएगा कि ये मजहब तो शांति का मजहब है, इससे शांति ज़्यादा और कहाँ? असल में होता क्या है कि आप देखेंगे कि जिन इलाकों में शांति के मजहब का फैलाव थोड़ा ज़्यादा हुआ, वो जगह युद्धग्रस्त है। लगातार एक दूसरे से माराकाटी जारी रहती है, और जो प्रेम का अपने आप को बताते हैं पुजारी, वहाँ भी प्रेम दरअसल होता नहीं। सबसे ज़्यादा मामले जो आपको नज़र आएंगे बच्चों के यौन शोषण और इस किस्म के दूसरे मामले, वो सब के सब उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो भाई कन्विंस करना तो थोड़ा मुश्किल हो गया, तो अब चलते हैं करप्ट करने। करप्ट करना इन मामलों में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक आपको शिक्षा का लालच देगा, आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा मिल जाएगी, आप आ जाइए इस तरह। आपके बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, आप आइए इस तरह। हम लोग आपको एक रिक्शा दिला देंगे, आपको एक ऑटो दिला देंगे, आपका रोज़गार चल निकलेगा, आपकी दुकान खुलवा देंगे। इस तरह के बहाने आपको बताए जाते हैं। तो ये एक उत्कोच देने का तरीका है। किसी खूबसूरत लड़की से आपकी शादी हो जाएगी, या किसी लड़के से आपने शादी की और उसके चक्कर में आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ गया, ये भी एक किस्म की रिश्वत है। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर करप्ट भी काम नहीं आता है तो फिर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। कंफ्यूज कैसे किया जाता है? एक बहुत आसान सा तरीका तो ये है कि आपको कहा जाएगा कि अच्छा, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे तो तुम्हें तो नर्क की आग में जलना पड़ेगा। जो भी इसे नहीं मानता वो नर्क की आग में जलता है। ये दोनों जो जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, ये दोनों लोग एक दूसरे को नर्क की आग में जलने वाला ही बताते हैं, ताकि क़यामत के रोज़ जिस दिन फ़ैसला होगा, दोनों के हिसाब से क़यामत का दिन होता है, और क़यामत के दिन जिस दिन फ़ैसला होगा, उस दिन दोनों का मानना है कि दूसरा वाला जो है वो नर्क में जाएगा। मे भी एक के लिए नर्क जो होता हो दूसरे के लिए स्वर्ग होता हो, और दूसरे वाले के लिए भी इसका वाइस वर्सा लागू होता हो, तो एक दूसरे के नर्क में दोनों लोग रहते होंगे और एक दूसरे के हिसाब से वो स्वर्ग होता होगा। ऐसा हो सकता है, मगर ठीक है, ये कंफ्यूज करने की कोशिश से ज़्यादा कुछ और नहीं है। कंफ्यूज करने की ही कोशिश का एक और तरीका आपको दिखेगा हमेशा आपके त्योहारों के। कोई आएगा और आपको बताएगा कि ये त्योहार, ये तो नारी विरोधी है। अच्छा, ये देवता थोड़ा जातिवादी किस्म का नहीं लगता आपको? तो इस किस्म के जो तरीके होते हैं, यानी कि आप उनके देवता को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अपने देवता जो थे उनको भी आप मान लीजिए कि वो जातिवादी और अजीब किस्म के थे। ये कंफ्यूज करना हुआ। कंफ्यूज करने के और भी कई सारे तरीके हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पर अगर इयान डिकोस्टा का जो फॉरवर्ड प्रेस है, वो अगर ये संदेश लेकर आता है कि महिषासुर जो था वो एक स्थानीय नायक था, मूल निवासी था, और दुर्गा कहीं बाहर से आई हुई थी और उसने धोखे से हत्या कर डाली थी, तो ये भी कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपकी दिवाली पर प्रदूषण फैलता है, जबकि वो खुद सिगरेट पी रहा है और उससे ओजोन लेयर में छेद होता है, वो फ्रिज चला रहे हैं, उससे दिक्कत होती है,
वो जो एसी लगातार चला रहे हैं उस एसी से भी सीएफसी निकलता है और उससे भी पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इन सारी चीज़ों को वो साल भर बंद नहीं करते, लेकिन आप एक दिन जो पटाखे चला रहे हैं या एक दिन दिए जला रहे हैं उससे पर्यावरण को नुकसान हो जाता है। बड़ी अजीब बात है। ऐसा ही होली के समय भी होता हुआ दिखेगा जब आपको कहा जाएगा पानी बर्बाद कर रहे हो। भाई अगर मैं एक दिन पानी बर्बाद कर रहा हूँ तो कितना बर्बाद कर रहा हूँ? 2 लीटर, 5 लीटर, चलो 2 बाल्टी, 20 लीटर, 25 लीटर। आप जो आरओ इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 लीटर पानी को साफ करने में कम से कम 9 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो ये जो इतने सारे आरओ लोगों ने लगा रखे हैं उसके खिलाफ आपको आंदोलन चलाना चाहिए। साल भर में हर रोज़ हर घर में अगर 10 लीटर पीने का पानी भी इस्तेमाल होता है तो कम से कम 90 लीटर पानी वो लोग बर्बाद कर रहे हैं। 2-2 कार को धोने में कितना पानी बर्बाद हो रहा है। 2-2 कारों को नहीं धोना चाहिए हर रोज़। क्या आपने कभी देखा इन लोगों को इसके खिलाफ आंदोलन चलाते हुए? नहीं देखा। तो फिर तो शायद ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये अपने नुस्खे लेकर आए थे। ऐसा किया इसलिए जाता है क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक पीढ़ी को वो कंफ्यूज कर देते हैं, वो कंफ्यूजन में बहुत सारे पर्व त्योहार, बहुत सारी अपनी जो अच्छी चीज़ें थी उनको छोड़ती हुई आगे आ जाती है, तो उसकी अगली पीढ़ी उन्हें कन्वर्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो पिछली पीढ़ी को बिल्कुल जरा भी छू नहीं पाते थे, इस पीढ़ी में वो हाथ पकड़ने तक आ जाएंगे। फिर एक और पीढ़ी में वो कंधे पे हाथ रखने में आ जाएंगे और फिर शायद कुछ दिन बाद, शायद 70 साल 80 साल में वो लोग कन्वर्ट करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। तो ये समझिए कि बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर आपके पास जो उत्पाद या आपके पास जो सेवा या जो विचार है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो आप मार्केटिंग के चाहे या सेलिंग के चाहे जितने भी नुस्खे इस्तेमाल कर लें वो बिकेगा नहीं। यही वजह है कि भारत में वो बिक नहीं पाता। बाकी सारी जगहों पर जहाँ उन्होंने कब्जा जमाया उस जगह की धर्म और संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर डाला। आप चाहे पारसियों का मामला देखें, फिर चाहे तो आप अमेरिका में जो रेड इंडियंस होते हैं, जो इंकास जैसे कबीले होते थे, इन सबको आप देखें तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे लोग खत्म हो गए, पूरी तरह खत्म कर दिया गया। स्पेन के एक इंक्विजिशन ने उस पूरे इलाके को साफ कर दिया। मगर यही लोग जब भारत में गोवा में इंक्विजिशन करते हैं तो क्या होता है? हाँ, जो ये कंफ्यूज करने का तरीका है इसकी वजह से ये जरूर होता है कि गोवा के इंक्विजिशन का निर्देशांक उसे आप फ्रांसिस जेवियर्स के नाम से जानते हैं। उसकी जो चिट्ठियां थी उसमें जिस किस्म की बातें लिखी हुई थी उसके बारे में आज कोई बात नहीं करता। उसके नाम से बने हुए स्कूल कॉलेजेस जरूर आपको हर शहर हर कस्बे में मिल जाएंगे। तो फिर हम लोग वापस आते हैं रोकने के तरीकों पर। रोकने के तरीकों के लिए सबसे आसान तरीका है गांधी का एक वाक्य। आप कहेंगे गांधी का वाक्य क्यों? गांधी का वाक्य इसलिए क्योंकि इससे मना करना या इसे रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा होता है। आप गांधी के विरोध में कुछ भी लेकर के आए एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि पहले से आपको गांधी की अहिंसा पढ़ा रहा था, तो वो बेचारा बहुत असहज हो जाएगा। तो हम लोग गांधी को लेकर के आते हैं और गांधी जी कहा करते थे कि मैं अपने दिमाग के या मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखना चाहता हूँ ताकि दुनिया भर की संस्कृति, दुनिया भर के धर्मों से जो बाहर से खुली हवा है वो मेरे दिमाग के भीतर आ सके, वो मेरे घर के अंदर आ सके। लेकिन मैं अपने पाँव मजबूती से जमीन पर जमाए रखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इन आने वाली हवाओं से मेरे पाँव उखड़ जाएं और मैं उड़कर कहीं दूर जाऊँ। तो आपके साथ भी यही होता है। जब 3C से सामना हो तो आपके पाँव मजबूती से जमीन पर थे या नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा। आपने अपनी अगली पीढ़ियों को ये अच्छी तरह सिखाया है या नहीं सिखाया कि सही क्या था और गलत क्या था, आपका अपना क्या है, पराया क्या है। तो आपको ये समस्या नहीं है। उम्मीद है कि आप ये मामूली सा काम तो कर सकते। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी को बताइए कि आपका धर्म क्या है। दूसरों का सम्मान कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं का सर्वधर्म समभाव या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो सिद्धांत होता है वो करीब करीब ऐसी बातें सिखाता है। लेकिन
दूसरों का सम्मान करने में हम अपने वाले का अपमान करना नहीं शुरू करें। ये चीज़ साथ-साथ हमें बतानी है। उम्मीद है इतनी छोटी-सी बात तो आप बताइए। 3C मामूली सा था, ध्यान रखिएगा। अगली बार नज़र आए तो उम्मीद है आसानी से आप इसे पहचान लेंगे। नमस्कार।